हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और विलिंगटन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर रोल में, जो कि ऑकलैंड का घर है, और लास्ट मैच भी उन्होंने यहीं पे खेला था और बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे वो सेंट लुइस के अगेंस्ट में। मतलब वैसे तो ऑकलैंड का हालत ख़राब ही चल रहा है, आप देख ही सकते हैं। बैटिंग से तो उम्मीद जितनी कम करी जाए उतनी ही अच्छा। जिस टॉप ऑर्डर बैट्समैनों के ऊपर वो डिपेंड कर रहे थे, उनका तो कोई परफॉर्मेंस आने से रहा। ऊपर से कोल ब्रिक्स अभी अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनको लिया गया था एक स्टॉप गैप के तौर पे मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्टिन गप्टिल वगैरह नहीं थे। लेकिन वो उन्होंने आके काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है रिसेंट कुछ मैचेस में। लेकिन टॉप ऑर्डर में जिस जॉर्ज वार्कर के ऊपर उन्होंने डिपेंड करा था, उनका बहुत ही बुरा फॉर्म चल रहा है और एक भी मैच में अभी तक उनको स्टार्ट नहीं मिला है। हो सकता है कल चल भी जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। मिडिल ऑर्डर में विल ऑर्डर ने, रॉबर्ट ऑर्डर ने ठीक ठाक बल्लेबाजी करी है। बेन हॉर्न ने, सिन सोलिया ने भी जब मौका मिला है ठीक ठाक करा है, लेकिन अभी भी वो दमखम नज़र नहीं आ रहा है। और बॉलिंग पे भी अभी लॉकी फर्गूसन नहीं है उनके तरफ से, तो ये एक चीज़ जो है उनको बहुत बुरी तरीके से खलने वाली है, जो खल भी रही है ऑकलैंड की तरफ से। लास्ट मैच भी बहुत बुरी तरीके से सेंट्रल डिसीज ने हराया था। विल यंग ने धो दिया था कतई, वो तो अच्छा हुआ, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, नहीं तो और एम्बेरसमेंट सहना पड़ता उनके बॉलर्स को। दूसरी तरफ से विलिंगटन की बात करें तो लास्ट मैच वो हारे थे ओटागो के अगेंस्ट में, आपको याद होगा। रिकॉर्ड्स बहुत ही बढ़िया थे उस फिक्सचर में उनके, लेकिन वो मैच वो हार गए थे। और रचिन रविंद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है टीम बैटिंग के ऊपर। जब बात आ रही है तो अगर वो कुछ करें तो बैटिंग में बात बने, नहीं तो बहुत ही स्लो हो रही है। लास्ट मैच में ट्रॉय जॉनसन ने भले ही रन बनाया था, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि रचिन रविंद्र ने अच्छे से स्टार्ट नहीं दिया। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स ना होने की वजह से विलिंगटन वैसे भी थोड़ी वीक पड़ जाती है, और अभी वो ज़्यादा खल भी रहा है, स्पेशली जब रचिन रविंद्र नहीं चल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सीन है। अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ है और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। कल के मैच में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली विलिंगटन के साइड से, और ऑकलैंड की टीम में एक नाम इंक्लूशन होने वाला है। मतलब बोलने के लिए तो बड़े नाम हैं वो, लेकिन देखते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, और कुछ बातें उनके बारे में हम करेंगे। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों में आपको विलिंगटन 4 अंक से आगे होते हुए दिख जाएगी। अभी देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिला है। तो यह पहला मैच जो विलिंगटन में हुआ था, विलिंगटन ने यहाँ पर पहले बैटिंग करी और बना था 165, डिसेंट स्कोर है आप कहेंगे, जहाँ पर आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में रविंद्र दिख जाते हैं। जेमी हसन जिनकी वापसी होने जा रही है, इन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाले हुए थे, बाकी करंट स्क्वाड में ये कोई अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड ने यहाँ पर रन को चेस कर लिया था, लीड करने वाले प्लेयर में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, जिनमें से चैपमैन और मनरो थे। बाकी बॉलर में से वैन बीक और न्यूटन स्क्वाड में है, कल के मैच में खेल भी सकते हैं, इनका 1 विकेट आपको दिख जाता है। मोर देन एवरेज टोटल रहा। ऑकलैंड की बैटिंग भी बेहतर रही, बॉलिंग भी बेहतर रही, और उन्होंने ये मैच जीत हासिल करा। अगला मैच ये सेकंड लास्ट सीजन का फाइनल था, विलिंगटन ने उसी रेंज में स्कोर बनाया 168। इस बार जो स्कोरर से इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। जेमी हसन ने यहाँ पे भी 1 विकेट निकाला हुआ था। ऑकलैंड जो पिछले मैच में ऐसे ही रन को उन्होंने चेस कर लिया था, वो भी 2 ओवर रहते, इस मैच में पीछे रह गए डिस्पाइट गप्तिल के स्कोर थे। वैन बीक के यहाँ पर 3 विकेट निकाले हुए थे। रविंद्र का बैटिंग से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग से परफॉर्मेंस आया। अगर हम बॉलिंग पे देखेंगे तो वैन बीक ने यहाँ पे भी 1 विकेट निकाला हुआ था, यहाँ पे भी 1 विकेट। और बाकी जेमी हसन रिपीट हुए हैं, रविंद्र रिपीट हुए हैं, 1 विकेट के बराबर ही पॉइंट उन्होंने पहले मैच भी दिया था, यहाँ भी है। अगले मैच पर आ जाते हैं। विलिंगटन में मैच हुआ था। ऑकलैंड ने इस बार पहले बैटिंग करी और अच्छा स्कोर खड़ा किया 176 का। लीड करने वाले प्लेयरों में से आपको सिन सोलिया दिख जाएंगे, जो यहाँ पर ओपनिंग भी कर रहे थे। बाकी विल ओडोनिल, रॉबर्ट ओडोनिल, हैमिश बेनेट जो खेलते थे, इनके यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हुआ करते थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी यंग हस्बैंड स्नेडन के विकेट रहे हैं। विलिंगटन ने यहाँ पर रन को चेस कर लिया। विलिंगटन की बैटिंग कंसिस्टेंट है, ठीक है। 160 प्लस बना रहे थे, 68 प्लस बना रहे थे पहले बैटिंग करते हुए। यहाँ पर चेस करते हुए 180 के आसपास का टारगेट उन्होंने चेस कर लिया, जिसको लीड करा था एलन ने। ट्रॉय जॉनसन एक और प्लेयर जिनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बैटिंग फर्स्ट करा लो, बैटिंग सेकंड करा लो, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। और बाकी बॉलरों में से आपको दनरू फंड्स दिख जाएंगे, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, देखना पड़ेगा खिलाया जाता है या नहीं। और बाकी रॉबर्ट ओटनर ने यहाँ पर विकेट भी निकाला था, लेकिन कोई फायदा ऑफकोर्स हुआ नहीं, और मैच यहाँ पर विलिंगटन जीत गई। ऑकलैंड की बैटिंग थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। कभी 160 प्लस उन्होंने 2 ओवर रहते चेस कर दिया, कभी 140 के भीतर निपट गया, जो फाइनल था 3 सीजन पहले। उसके बाद यहाँ पे बैटिंग अच्छी हुई, लेकिन वो मैच हार गया, लेकिन बैटिंग अच्छी हुई, ठीक है। विलिंगटन की बैटिंग कंसिस्टेंटली अच्छी ही हो रही है अभी तक। अगला मैच और पहला मैच जहां पर ऑकलैंड में हमें मैच देखने मिल रहा है, इस बार और भी बढ़िया बैटिंग करा विलिंगटन ने। एलन और कॉनवे ने धमाकेदार स्टार्ट करा था, ब्लंडन ने भी अच्छे रन बनाया, लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से सोलिया और टर्ब्राक के विकेट से दोनों ही अवेलेबल हैं। ऑकलैंड की बैटिंग भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रही थी। करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है, खाली विल ओडोनिल, रॉबर्ट ओडोनिल आपको दिख जाते हैं। वैन बीक कंसिस्टेंट है, निशम भी अवेलेबल नहीं है। यंग हस्बैंड के यहाँ पर 2 विकेट रहे हैं। तो ये पहला मैच है जो ऑकलैंड में हुआ था, और भतेरा रन बना था यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया भी हुआ था, आपको याद होगा कि जहाँ पे वो स्पिन वाला हैटर नहीं काम करता है ऑकलैंड पे, तो यहाँ पे रन बनते हैं। आपने लास्ट में भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, सेंट्रल डिसीजन ने क्या ही रन बनाया था। ऑकलैंड की बैटिंग से आप शायद उम्मीद ना करें, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बैटिंग वाली टीम आती है तो वो ऐसा करते हैं, और ये यहाँ पर करा भी था।
अगला मैच फिर से वेलिंगटन पे हुआ, यहाँ लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ, ऑकलैंड ने बनाया 134 और ये पहला मैच है जहाँ पे आपको दोनों ही टीमों की बैटिंग खराब होती हुई दिख रही है। वार्कर और चैपमैन के कुछ स्टार्ट्स है, लेकिन चैपमैन ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है, वार्कर का ऐसा कुछ नहीं है। सीयर्स के 3 विकेट, बाकी यंग हस्बैंड, न्यूटन और वैन बीक। वेलिंगटन ने यहाँ पे रन को चेस नहीं कर पाए। ब्रेसवेल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करी थी, ट्रॉय जॉनसन ने भी स्टार्ट लिया था लेकिन फिनिश वो नहीं कर पाए, जहाँ पर आदित्य अशोक और बेन लिस्टर ने लीड करा था, बाकी दिलपोर्ट का 1 विकेट। और लास्ट मैच और दोनों टीमों का जो मैच ओवरऑल भी लास्ट मैच और इस राउंड में भी लास्ट मैच, फिर से एक लो स्कोरिंग मैच करा। ऑकलैंड ने बैटिंग अच्छी नहीं हुई, तो लास्ट 2 मैचेस से ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी वो एक मैच जीते हैं उनसे अपनी बॉलिंग की वजह से, लेकिन दूसरे मैच में बॉलिंग उनको बचा नहीं पाई। वैन बीक, सीयर्स यहाँ पे भी चले थे, बाकी नेथन स्मिथ और निशम के विकेट थे। वेलिंगटन ने रन को बहुत इजीली चेस कर लिया। ब्लंडल, ब्रेसवेल, ब्लंडल के रिकॉर्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। ब्रेसवेल के भी थे, बाकी वो अवेलेबल वो भी नहीं है। बाकी फर्गुसन, समरमैन ये भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकली ऑकलैंड थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट रही है बैटिंग से, और अभी आप ये चीज़ उम्मीद भी रख सकते हैं। कभी कभी उन्होंने बैटिंग में बड़े स्कोर्स भी बनाए हैं, लेकिन जो बड़े स्कोरर्स थे, जो मेजर स्कोरर्स थे जिनमें से चैपमैन, गप्टिल, ये अवेलेबल नहीं है। करंट स्क्वाड के साथ जब वो खेले हैं रिसेंट मैचेस में तो उनकी बैटिंग ऑब्वियसली खराब ही हुई है। वेलिंगटन की बैटिंग कंसिस्टेंट रही है, ठीक है। हालांकि एक मैच उनका यहाँ पर बहुत बुरा गया था जहाँ पर उन्होंने 20 ओवर बैटिंग करने के बाद भी 135 के टारगेट को वो चेज नहीं कर पाए, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल उनकी बैटिंग अच्छी रही है। उन्होंने 200 के पार भी स्कोर पहुँचाया है, 170 प्लस के एवरेज से भी स्कोर बनाया है, डिसेंट रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो दोनों ही टीमों की बॉलिंग यहाँ पे उतनी अच्छी आपको नहीं दिखेगी। विकेट भले ही गिरे हों, ठीक है, यहाँ पे देखो 11 विकेट टोटल गिरे और 330 के ऊपर रन बने। यहाँ पे आपको 16 विकेट्स तो गिरते हुए दिखेंगे, लेकिन ऑकलैंड की बैटिंग खराब हुई। तो वेलिंगटन ऐसे बॉलिंग साइड अच्छी रही, यहाँ पर वैन बीक ने लीड करा। अगले वाले मैच में आ जाओ तो यहाँ पे भी आपको दोनों तीन मिलाकर 350 को रन बनाते हुए दिख जाएंगे। अगले वाले मैच पर यहाँ पे भी लगभग 400 के ऊपर रन, 420 के ऊपर रन, 10 विकेट भले ही निकाले हो। यहाँ पे भी वैन बीक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिख जाएंगे। वैन बीक और यंग हस्बैंड ये दोनों पुराने बॉलर्स में से हैं, तो इनके नाम कई फिक्चरों में हैं, तो यहाँ पे भी हैं। उसके बाद ये वाले मैच में लो स्कोरिंग मैच हुआ जहाँ पे भी वैन बीक और यंग हस्बैंड ने विकेट्स निकाले। बाकी बेन सीयर्स इस फिक्चर में अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाला और यहाँ पे भी उनके खाते में 2 विकेट से। वैन बीक तो है ही, और ऑकलैंड यहाँ पे भी उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई। तो रीसेंट मैचेस में ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं हुई, और बॉलिंग पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो भी वहाँ पर आपको वेलिंगटन थोड़ी सी कंसिस्टेंट होती दिख जाएगी। ऑकलैंड ने जो बीच में रिसेंट समय में एक मैच जीता था वो अपनी बॉलिंग की वजह से ही जीता था, बाकी बैटिंग से तो ज़्यादा उम्मीद ना ही करते तो बेहतर। ये चीज़ अभी भी आपको दिख रही है, ठीक है। अभी तो उनकी बॉलिंग भी उतनी स्ट्रांग होते हुए नहीं दिख रही। उनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर वो डिपेंड करते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रही है। आदित्य अशोक काफ़ी मैचेस तक अभी शांत पड़े हैं। हालांकि ये मैं हमेशा बताता हूँ कि इनको स्पेशली ऑकलैंड में जब मैचेस हो इनको लेके चलने का है, क्योंकि ये कब विकेट लेंगे और जिस दिन लेते हैं तो बंचेस में लेते हैं, तो वो बात है। जैसे इस हेड टू हेड में भी आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट मैच हुआ था इनके खाते में एक भी विकेट नहीं था, लेकिन उसके पहले वाले में जैसे ही उन्होंने लिया 3 विकेट 8 रन देके, और वो भी 1 मिडन के साथ, तो धमाका मचा दिया था उन्होंने कतई। और मुझे पर्टिकुलरली ये मैच याद है क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रैंड लीग जीता था, तो इसीलिए। तो जो भी है, तो ये है इनका। और ये मैच ऑकलैंड, ये वेलिंगटन में हुआ था। और अगर हम ऑकलैंड वाले मैचेस को थोड़ा फोकस में रखें तो लास्ट मैच, ओवरऑल लास्ट मैच वो ऑकलैंड में हुआ था, जहाँ पर ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं हुई। बेन हॉर्न यहाँ पर बनाए थे, बेन सीयर्स थे, अब जो कि अवेलेबल नहीं है, वैन बीक थे, और बस यही मेजर परफॉर्मर्स है। बाकी एक एक करके विकेट लेने वाले प्लेयर्स तो रहे हैं बहुत सारे। और उसके पहले वाले अगर हम ऑकलैंड के मैच को देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स हो गया ऑकलैंड की बैटिंग का। पहले मैच में आपने देखा था वो 120-30 के आसपास रन था, 9 विकेट खो के। यहाँ पर 191 स्कोरर से विल ओडोनेल, रॉबर्ट ओडोनेल, वैन बीक हालांकि रिपीट कर रहे हैं, यंग हस्बैंड है, और बाकी यहाँ से कोई अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे और ग्राउंड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ग्राउंड के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि लास्ट जो हेड टू हेड था वो हेड टू हेड नहीं, लास्ट जो ऑकलैंड का मैच था ओवरऑल वो इसी ग्राउंड पे था, तो हमने वो ग्राउंड के बारे में काफ़ी बातें करके रखी थी। फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ कि इस ग्राउंड के 2 तरीके के पिचेस यूज़ होते हैं। एक जहाँ पे पिच स्लो होता है, स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, और वो पिच जहाँ पे मैच होता है जब, तो रन बनते हैं कम। और दूसरी वाली जो पिच है वहाँ पे स्पिनर्स के लिए उतना हेल्प नहीं होता है, और कंपैरेटिवली आपको वहाँ पे ज़्यादा रन बनते हुए दिख जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। अभी देखो, मैं रिमाइंड करवा दूँ, ये जो लास्ट हेड टू हेड आपने देखा था ये यहाँ पर हुआ था। ऑकलैंड की बैटिंग तो खराब है, तो ऑकलैंड को वो मैटर नहीं करता कि पिच कैसी है, उनकी बैटिंग वैसे भी खराब ही होती है। तो यहाँ पर पेसर्स का ही अपर हैंड था, लेकिन उसके बावजूद उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई। लेकिन ये सबूत देता है कि पिच बैटिंग के लिए अच्छा था जब चेजिंग टीम ने 14 ओवर में 122 रन बना दिए सिर्फ 2 विकेट खो के वहाँ से। उसके बाद सेंट्रल डिशेज बनाम ऑकलैंड का जो मैच हुआ, यहाँ पर भी आपको पेसर्स का उतना रोल देखने को मिलता है, ज़्यादा स्पिनर्स का उतना रोल नहीं होता है, तो रन बनते 170 160 के प्लस। ऑकलैंड का 160 मतलब समझ लो सामने वाली टीम कम से कम 20 रन तो ज़्यादा बना ही लेगी, तो वो यहाँ पर है।
उसके बाद यहाँ भी पेसर्स का अपर एंड था तो 170 यहाँ पर बन गया। तो इस सीजन में अभी तक हमने वो स्पिन वाले पिच पे मैच होता हुआ नहीं देखा। यहाँ पे 140 बना था जहाँ पे कैंटरबरी ने डकवर्थ इसमें चेस कर लिया। और लास्ट वाला मैच जो था आपको वही है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का मैच था जहाँ पर विल ओडोनेल सोलिया ने कुछ रन बनाए थे। बाकी बॉलिंग की बात तो ना ही करें तो बेहतर। ऑकलैंड की बैटिंग वहाँ पे 120-30 के भीतर ही रही थी, तो वो फिर से बताने का कोई मतलब नहीं है, रिसेंटली हुआ है, आपको याद ही होगा। तो ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। अभी तक हमने इस सीजन में वो स्पिन वाले स्ट्राइप पे मैच होता हुआ नहीं देखा है। अभी ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4-5 साल से, जो मैं न्यूजीलैंड डोमेस्टिक के मैचेस देख रहा हूँ, सुपर स्मैश हो या कुछ, तो वहाँ पे कम से कम तीसरे चौथे मैच तक तो एक मैच ऐसा हो ही जाता है ऑकलैंड में जहाँ पे वो फर्स्ट वाले स्ट्राइप वाले पिच पे मैच हो, मतलब वो स्लो स्ट्राइप पे जहाँ पे स्पिनर्स का रोल आए, वो कुछ यहाँ पर करे, ठीक है। अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है कि कल या नेक्स्ट मैच के अंदर आपको वो पिच यूज़ होता हुआ दिख जाए। अगर ऐसा होता है तो जो चीज़ मैंने आपको बताई उसको याद रखना कि रन बनेंगे कम और स्पिनर्स करेंगे डोमिनेट, ठीक है। नहीं तो रन्स यहाँ पे बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली ऑकलैंड के अगेंस्ट जो टीमें खेलती हैं। ऑकलैंड की बैटिंग तो अच्छी नहीं है, सामने वाली टीम की अगर बैटिंग अच्छी है तो यहाँ पे रन वो काफ़ी ज़्यादा बना देते हैं, ठीक है। और स्पिनर्स के लिए उतना खास रोल नहीं रहता है। अगर आपके पास लेग स्पिनर है तो आप लेकर चल सकते हो, ये फैक्टर होता है, ठीक है। अभी ये बात बोलने का एक और रीज़न भी है। अगर आप वेलिंगटन की स्क्वाड को देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। पहले ऑकलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। ऑकलैंड की तरफ से एक जो चेंज होने वाला है वो कि जेमिसन खेलेंगे। वो खेलेंगे यहाँ पे किसके जगह पे खेलेंगे वो देखना पड़ेगा। बाकी रायन हैरिसन के जगह वो आए हैं। राष्ट्रब्राग धनरूफन भी स्क्वाड में है, इनमें से कोई एक खेल सकता है। राष्ट्रब्राग खेले थे। बाकी अगर इनकी टीम की बात करी जाए तो देखो जॉर्ज वार्कर के उतने कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन ये हिट और मिस रहे इस फिक्चर में। अगर मैं ओवरऑल भी बात करूँ 50 ओवर को भी कंसीडर करूँ तो एक आध 100 भी है, लेकिन बाकी जब वो बड़ा स्कोर नहीं बनाया है उन्होंने तो बहुत सस्ते में निपट गए हैं। बाकी इनके फॉर्म का तो आपको पता ही है, बिल्कुल भी अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं। कोल ब्रीज कॉम्पेटिटिवली बेहतर कर रहे हैं और बैटिंग फर्स्ट में आप इनकी तरफ देख सकते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कीपर सेक्शन में कोल ब्रीज सबके टीम में होने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो 2 कीपर के ऑप्शन है, बेन हॉर्न भी डिसेंट है, ठीक है, लेकिन बेन हॉर्न से ऊपर वो बैटिंग करने आएंगे। और दूसरे जो कीपर होंगे विलिंगटन के जो कीपर होंगे उनको तो आप लेने वाले हो नहीं, तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। रॉबर्ट ओडोनेल हमारे टीम में होंगे, इस राउंड में बेहतर करते हैं। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड उनका कुछ खास अच्छा नहीं है। विल ओडोनेल कंपैरेटिवली बेहतर रिकॉर्ड है इनके, ठीक है। इस फिक्चर में अगर मुझे दोनों में से एक को चूज़ करना पड़े तो मैं शायद विल ओडोनेल के साथ जाऊं। आप चाहो तो दोनों को भी लेकर चल सकते हो, क्योंकि वार्कर का तो वैसे भी आप देख रहे हो क्या चल रहा है। सेंचुरिया मस्ट हैव है और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास ऑकलैंड की तरफ से लेने लायक। बेन हॉर्न अगर चेस कर रहे हैं तो देख सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बैटिंग फर्स्ट में कोल ब्रीज को ही लेना। उसके बाद बेन लिस्टर जो मेन बॉलर है अभी तक, तो अभी जेमिसन आ गए हैं तो उनका रोल क्या होगा देखना पड़ेगा। बाकी बॉलरों में से आदित्य अशोक और लुई दिलपोर्ट है। आदित्य अशोक मैं हमेशा कहता हूँ ऑकलैंड के अकाउंट पर लेकर चलो, जिस दिन चलेंगे वो आपको एक तरफा जितवा देंगे। बाकी थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट तो है ही। जेमिसन के बारे में बता दूं, जेमिसन अपने हेड टू हेड में देखा कि 2 मैच उन्होंने खेला था, 4 विकेट्स निकाले थे। अभी बात यह है कि जेमिसन को लास्ट जो मैंने T20 टूर्नामेंट खेलते हुए देखा था वो था वाइटरिटी ब्लास्ट 2 सीजन पहले, मतलब सेकेंड लास्ट सीजन, जहाँ पर उन्होंने यॉर्कशायर के होकर खेला था। मुझे कुछ खास तो उनका दिखा नहीं है। ये बैटिंग हैंड अच्छा है, बैटिंग कर लेते हैं, उनको क्रिटिकल ओवर्स में बॉलिंग भी मिलती थी, डेथ ओवर्स में बॉलिंग भी करते थे, लेकिन खास तो कुछ उन्होंने करा नहीं था। और T20 स्पेशलिस्ट बॉलर तो मेरे को ये लगते नहीं है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है। बाकी देखो नाम ज़्यादा है तो लोग बिल्कुल इनकी तरफ जाएंगे, आप देख सकते हो अगर आपको लेना है तो, लेकिन मेरा कोई खास ओपिनियन होगा नहीं। बाकी परसेंटेज देख के जाना है या नाम देख के जाना है तो आप इनको ले सकते हो। हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, सिर्फ मैं कहूँगा सिंसोलिया और आदित्य अशोक, इन दोनों को मैं रख कर चलूँगा। बाकी कोल ब्रीज बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो रॉबर्ट ओडोनेल, विल ओडोनेल में से एक को आप ले सकते हो, और अगर आपके पास स्पेस है तो दोनों को भी लेकर चल सकते हो। बाकी बॉलरों में से शायद जेमिसन को मैं रखूँ नाम के बेसिस पे। बाकी कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से जिनके ऊपर मैं फोकस कर सकूँ, और रिकॉर्ड्स भी किसी के ऐसे कुछ खास नहीं है ऑकलैंड की तरफ से, ठीक है। हेड टू हेड में ऐसे ही वो 4-1 से पीछे नहीं चल रहे हैं। बात करते हैं वेलिंगटन की तरफ से। वेलिंगटन की तरफ से एक जो इंक्लूशन हो सकता है वो है जेकब भूला। जेकब भूला क्या है? जेकब भूला राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन है। इनका इंक्लूशन हो सकता है टिम रॉबिन्सन के जगह पे, तो वो मिडिल ऑर्डर वाले जो बैटिंग का स्लॉट है वो वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन बात ये है कि ये स्पिन बॉलिंग के ऑप्शन भी हैं, और हेड टू हेड में अगर मैं बात करूं, जब लॉन्गर फॉर्मेट में जब इन्होंने खेला हुआ है ऑकलैंड में आके, ऑकलैंड के अगेंस्ट में इन्होंने हमेशा विकेट निकाला हुआ है।
बैटिंग से भी डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन बैटिंग की बात मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग मिल सकती है इनको। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जेकब बुला खेल रहे हैं तो ये एक कॉन्सिडरेशन आप रख लेना कि हो सकता है कि पिच पे स्पिन है। ऑलरेडी टीम के पास 2 स्पिनर्स होंगे, रशिन रविंद्रा और यंग हस्बैंड। अगर जेकब बुला भी खेल जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होगी। मैं ये बात को और भी मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि टीम ने एडम मिलने को खोया है, बराबर। एडम मिलने और टिम रॉबिन्सन उनके स्क्वाड से बाहर गए हैं, उनके बदले में उन्होंने खाली ल्यूक जॉर्जेसन को ऐड किया है। ल्यूक जॉर्जेसन को अगर मैं एक बार के लिए समझ भी लूँ कि वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे आएंगे, शायद कुछ ओवर की बॉलिंग भी कराएंगे, लेकिन एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन उन्होंने खोया है, उनके जगह पे किसी प्रॉपर बॉलर को उन्होंने ऐड नहीं किया है। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि जेकब बुला खेल सकते हैं। अगर जेकब बुला खेलते हैं तो टीम के पास 3 स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे, और अगर वो नहीं खेलते हैं तब तो हो ही गया, कोई ज़रूरी नहीं है ये सब बातों के बारे में सोचने का। और न्यूटन वहाँ पे खेल जाएंगे। न्यूटन लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छे रिकॉर्ड होल्ड करते हैं विलिंगटन के होकर, जब वो ऑकलैंड के अगेंस्ट में खेलते थे। बाकी देखो यहाँ से जो प्लेयर्स आपको रखने हैं, निक के लिए खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। जब वो ओटागो के होकर खेलते थे तब भी उनके कुछ खास रिकॉर्ड नहीं थे। हालांकि जिन बॉलरों ने इनको आउट करा था वो बॉलर्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऑकलैंड के अगेंस्ट में इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे कुछ नहीं है। विश्व कप वैसे भी नहीं लेने वाले। रविंद्र मस्टैफ है, ट्रॉय जॉनसन बेहतर रिकॉर्ड्स हैं इनके। उसके बाद नेथन स्मिथ का भी ठीक ठाक है, मतलब हाइप करने वाला नहीं, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस रहा है। बैटिंग से कुछ, बॉलिंग से कुछ वो कर देते हैं। जॉर्जेसन के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं बैटिंग से, लेकिन वो काफ़ी नीचे बैटिंग आएंगे। अगर टॉप ऑर्डर फेल नहीं होता है तो शायद ही इनको ढंग से बैटिंग मिल जाए। लोगन वैन बीक मस्ट हैव है, इनको छोड़ने का मतलब नहीं है। यंग हस्बैंड मस्ट हैव है। ओली न्यूटन अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली देख रहे हैं इनकी तरफ, क्योंकि ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, और अगर ये खेल जाते हैं तो ये मेन स्ट्राइक बॉलर हो जाएंगे इनकी तरफ से, तो वो है। बाकी ये 4 मेरे कोर को बनाएंगे। इसके साथ आप निक के लिए सेफ रहने के लिए नेथन स्मिथ और ओली न्यूटन या जेकब बुला में से जो भी खेलेंगे, इनके साथ आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, ठीक है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो सोलिया ब्रिक्स यही 2 परफॉर्म अभी तक कर रहे हैं, और कोई परफॉर्मेंस नहीं है ऑकलैंड की तरफ से किसी का भी। उसके बाद रॉबर्ट ओडोनेल और वर्कर। रॉबर्ट ओडोनेल कभी कभार बॉलिंग भी करा लेते हैं, रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, लेकिन ऑकलैंड के ग्राउंड पे जनरली बेहतर करते हैं वो। और रिस्की में दिलपोर्ट, अशोक में से कोई एक। अशोक मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनको लग के चलो, ये किसी भी दिन मैच का रुख बदल सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन अगर चल गए तो बंचेस में लेकर जाते हैं। और जमीसन यहाँ से विलिंगटन से रविंद्रा, वैन बीक में से कोई एक। परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो वैन बीक बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, सही बताऊं तो। मतलब 50 ओवर में फिर ही चलो कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में कभी भी उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही है, बहुत रन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद नेथन स्मिथ, निक के लिए परसेंटेज इनके हाई होंगे। रिस्की में ट्रॉय जॉनसन, हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है किसी भी इनिंग्स में। जनरली मैं कहता हूँ बैटिंग फर्स्ट में रखने को, लेकिन इनके बैटिंग सेकंड में भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। और यंग हस्बैंड, न्यूटन में से कोई एक, अगर आपको बॉलर में से देखना है तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। जेमिसन को रखने का सोल रीज़न यही है कि लोग रखने वाले हैं। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये किस तरीके से यूज़ होने वाले हैं, और अगर ये लॉकी फर्गूसन की तरह यूज़ होते हैं तब तो इनका रोल बढ़ जाएगा। बाकी देखो, मैंने कुछ खास इनको कभी करते हुए देखा नहीं है। हेड टू हेड का डिसेंट है तो मैंने रख लिया है, बैटिंग भी थोड़ी बात कर लेंगे। आदित्य अशोक को मैं छोड़ने का सजेशन नहीं दूंगा इस राउंड में। न्यूटन अगर खेलते हैं तो न्यूटन, नहीं तो अगर जेकब बुला खेलते हैं तो जेकब बुला आपको बैटिंग में मिल जाएंगे शायद। जी हाँ, वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा सकते हैं, याद रखना। बैटिंग सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, निक केली और रॉबर्ट ओडोनेल। इन दोनों में से किसी को रखना। मेरा सजेशन थोड़ा ज़्यादा रॉबर्ट ओडोनेल की तरफ होगा। और वॉलकर का तो आपने देख लिया, कोई फॉर्म का तो पता इनका है नहीं, तो इनको कॉन्सिडर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी यहाँ पे ओली न्यूटन एक ऑप्शन है जिनके ऊपर आप चांस ले सकते हो। जिमी सन एक ऑप्शन है जिनके ऊपर चांस ले सकते हो। बस यही है। मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा मैं कुछ छेड़खानी करना चाहूँगा। स्मॉल लीग की ये बात हो रही है, ठीक है ना। बड़ी लीग में जिन प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो वो है धनरूफर्स। अगर खेलते हैं तो देखना पड़ेगा, अगर वो खेलते हैं तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो। बाकी यहाँ पे जॉर्जेसन ने जो लास्ट मैच खेला था फोर्ड ट्रॉफी का, उनको प्रॉपर बॉलिंग भी मिली थी, बैटिंग भी मिली थी। पॉसिबिलिटी है कि जॉर्जेसन ओपनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। विश्व कप की जगह पे वो अगर वो ओपनिंग करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा आने वाले बाद। अगर वो ओपनिंग करते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो ओपनिंग नहीं करती है, टीम ओपनिंग स्लॉट चेंज नहीं करती है, तो इनका रोल थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी मुझे 5 बॉलर्स दिख रहे हैं इनके पास। यहाँ पे जो मैंने 4 बॉलर्स रखे हैं, साथ में स्नेडन को ऐड कर लो, तो वो 5 बॉलर्स मुझे दिख रहे हैं। तो जॉर्जेसन को पता नहीं बॉलिंग भी मिलेगी या नहीं, और अगर बैटिंग भी नीचे आते हैं तो रोल थोड़ा कम हो सकता है। अगर खेलते हैं और वो आपको ओपनिंग करते हुए दिखते हैं ऑफिशियल लाइनअप पे या कहीं पे, तो आप ले सकते हो, जिनके चांसेस भी हैं, ठीक है। ज़्यादा कम नहीं कहूँगा, लेकिन है, ठीक है। बैटिंग सेशन में एक सिलेक्शन आपको करना है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो रविंद्र वैन बीक अच्छे ऑप्शन है। सोलिया के कुछ खास अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है, खाली मोमेंटम अच्छा है, फॉर्म अच्छा है, तो मैंने रख लिया है। तो रविंद्र वैन बीक मेरे लिए प्रायोरिटी रखते हैं। सोलिया ऑकलैंड की तरफ से एक लौटते ऑप्शन बन जाते हैं। और बैटिंग से देखना है तो ट्रॉय जॉनसन, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड फॉर नाउ।